बच्चों, आज मैं माइक्रोवेव और राडार इंजीनियरिंग जो कि ऐच्छिक विषय के रूप में अंतिम वर्ष 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका टॉपिक जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि यूनिट 6 को रिप्रेजेंट करता है, उस पर मैं अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले मैं जो हूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के विषय में आपको बताता हूं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दीज थ्री वर्ड्स, जियो means earth, stationary means static, and satellite means satellite, that is any object which revolves around the earth generally. So far as your geostationary satellite is concerned, तो geostationary satellite वो सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में स्थापित किए जाते हैं। और इन सैटेलाइट्स का उपयोग जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें इनका प्रयोग बहुधा किया जाता है। आज आप देखते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण ही हम जो डायरेक्ट टू होम प्रसारण हम जो टीवी चैनल्स में देखते हैं, तो उसमें जो डिश लगी होती है उसको एक बार ओरिएंट करने के पश्चात हमें कभी भी दोबारा ओरिएंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका यही ठीक कारण है क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। भारत में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रूप में पहली बार 1981 में एप्पल सैटेलाइट का उपयोग किया गया था। एप्पल स्टैंड्स फॉर आर्यन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और जो लेटेस्ट सैटेलाइट है भारतवर्ष में, इसमें GSAT-15, इसका उपयोग भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रूप में कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जा रहा है। आइए बात करते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खास बातें क्या होती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं और ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नजर आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक दिन में लगभग 24 घंटे में एक बार अपना परिक्रमण पूरा करती है और पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर ही घूमती है। 24 घंटे तो नॉर्मली मैं कह रहा हूं, बट वास्तव में अगर इसको एग्जैक्टली कहा जाए तो ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना पूर्ण परिक्रमण पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सैटेलाइट को पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहना है तो उसको भी इसी परिक्रमण काल में इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ कार्य करना होगा। और यहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वही आपकी पृथ्वी की भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। आइए और इस अन्य विषयों पर भी इसकी चर्चा करते हैं। जहां तक इस विषय विशेष पर चर्चा का प्रश्न है, सबसे पहले मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भूमिका पर आपको प्रकाश डाल दिया है। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, फिर वी शैल शेयर आइडियाज विद डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स, diagram of satellite communication system, terminology of satellite communication, important formula and various satellite bands, geostationary satellite concepts 1 and 2, types of orbits, geostationary earth orbit, advantages, disadvantages of geostationary satellite along with applications etc. and last में references. So there is the outline of geostationary satellite. Next we see what is introduction of satellite communication. So far as this geostationary satellite is concerned, this artificial satellite is commonly used for satellite communication. That is, by means of this geostationary satellite, we share the information from the sending end and to the receiving end. A satellite is simply any body that moves around another body, usually much larger, one in mathematically predictable path called an orbit. A communication satellite is a microwave repeater station in space that is used for telecommunication, radio and television signals. The first man-made satellite with radio transmitter was in 1957 and there are almost 750 satellites in the space and out of them most of them are used for communication purposes. Now we switch over to communication satellite. A communication satellite is a microwave repeater. Here I want to discuss what is a microwave repeater. माइक्रोवेव रिपीटर से हम क्या समझते हैं? एक्चुअली माइक्रोवेव रिपीटर जो होते हैं उनका काम जो होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक भेजते हैं, माइक्रोवेव रिपीटर जो है
जो प्राप्त सिग्नल हैं उन सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और उसमें जो नॉइज कंटेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर उसको शिफ्ट करते हैं। यही माइक्रोवेव रिपीटर के मुख्य कार्य हैं। नाउ सी, वी आर making a differences between active and passive satellites. Satellite can be categorized in two different categories. One is active satellite and other is passive satellites. So far as your geostationary satellites are concerned, geostationary satellites are basically active satellites. It means the design of active satellite is complex, whereas passive satellite it is very simple. It has a limited bandwidth, hence supports only a finite number of users. So far as active satellites are concerned, it has a limited bandwidth. It means there is a restriction in terms of bandwidth, whereas passive satellites it has a wide bandwidth, hence they can accommodate and finite number of users. So this is the difference between active and passive satellites. It supports longer distance space communication. Active satellites का उपयोग जो है लॉन्गर डिस्टेंस स्पेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और पैसिव सैटेलाइट्स जो हैं इट सपोर्ट्स शॉर्टर डिस्टेंस स्पेस कम्युनिकेशन. इट यूजेस टू सेपरेट फ्रीक्वेंसीज. Active satellites uses two different frequencies. One is uplink frequency and other is downlink frequency. Uplink frequency and downlink frequency. In case of passive satellites, it uses only one frequency which is downlinking. पैसिव सैटेलाइट्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिग्नल के रूप में हम सैटेलाइट तक पहुंचा रहे हैं, पैसिव सैटेलाइट उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दे जस्ट आर रिफ्लेक्टर ओनली. Next is your tracking of active satellite is easier rather than passive satellites. Here is a satellite communication diagram. इसको चलिए बताते हैं कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन डायग्राम जो है कैसे कार्य करता है. Here is the अर्थ स्टेशन. अर्थ स्टेशन, इस पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये ट्रांसमीटर जो है सैटेलाइट को सिग्नल्स भेज रहा है. Here is the uplink frequency. It means the uplink frequency is that frequency which is being sent from transmitter situated at the earth station to the satellite, whereas the satellite in turn it processes, it eliminates the noise content, distortion or attenuation if any, and further it sends the downlinking frequency to the earth stations. This is a whole diagram of satellite communication. Now we shall share the terminology of satellite communication. ये विशिष्ट शब्दावली जो उपग्रह संचार से संबंधित है इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा. सबसे पहली टर्मिनोलॉजी में देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स. एक्टिव सैटेलाइट्स आर दोज सैटेलाइट्स which while receiving the electromagnetic energy or the signal from the earth stations, they can process the information, they can eliminate the noise content and send to the earth by shifting their frequencies, whereas passive satellites are those satellites which only send the information signal in received way and it cannot change anything. So far as apogee and perigee are concerned, apogee और perigee पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की कक्षा की वो न्यूनतम दूरी, वो बिंदु जिसमें दूरी मैक्सिमम है उसको एपोजी और न्यूनतम दूरी वाले बिंदु को पेरिजी के नाम से जाना जाता है. अपलिंक एंड डाउनलिंक. अपलिंक फ्रीक्वेंसी अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को भेजे जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड अपलिंक फ्रीक्वेंसी, और जो सैटेलाइट प्रोसेस करके अर्थ स्टेशन को वापस भेज रहा है दैट इज कॉल्ड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी. जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. जियोस्टेशनरी ऑर्बिट is that orbit in which geostationary satellites revolves around the earth. Orbital period. Orbital period is defined as the time taken by the geostationary satellite to complete one revolution. What is payload? Payload आंतरिक वाहन में रखा हुआ जो उपयोगी सामान है that is called the payload. Suppose for example रॉकेट में सैटेलाइट, सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर. Now come to the transponder. ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं ये रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों होते हैं. नेक्स्ट. नाउ सी हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज v gm अपॉन r प्लस h एंड स्मॉल v और orbital velocity is defined as r times under root g upon r plus h. Here we see that orbital velocity of a satellite
does not depend upon the mass of the satellite, since there is no term in the formula, right, where g is universal gravitational constant, r is the radius of the earth, m is the mass of the earth, and h is the height from the earth, g is acceleration due to gravity, and t is the time period of revolution. ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो उसमें हम ये बात करेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होंगी। आइए कुछ मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी के केंद्र से उसकी कक्षा तक की दूरी कितनी होती है। सपोज this is your earth, इसका ओरिएंटेशन जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा। अगर यहां पर सैटेलाइट है, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, तो इट इज ऑल्सो रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड, से इट इज ओमेगा। Omega can be defined in terms of theta per unit time. It means theta is the angle which is subtended, and angle subtended per unit time is known as angular velocity. It means in both the cases omega of earth and omega of satellite must be equal in order to geostationary satellite to remain in this particular orbit. Suppose this is the satellite, this is the satellite, then satellite को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आप देखते हैं कि इस पर एक इंटरनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जो होता है वो काम करता है, और ये फोर्स जो है, सपोज करिए ये ग्रेविटेशनल पुल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं G बराबर sorry, we want to erase it, sir. Now see the formula. This gravitational force is Gmem upon r square, where Fg is the force, G is the universal gravitational constant, and m is the mass of the earth, and small m is the mass of the satellite. Satellite का mass that is m, earth is capital M. So in order to remain in equilibrium, satellite एक सूडो फोर्स की मदद से, सूडो फोर्स भी सैटेलाइट पर लग रहा है इसको ग्रेविटेशनल पुल को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको काउंटर करने के लिए, और वो एक्सटर्नली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में काम करता है। सपोज दिस इज योर Fc, देन इट्स वैल्यू इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. Here we see this Fc is centrifugal force and small m is the mass of the satellite, v is your linear velocity and r is the distance from the satellite. तो v is linear velocity है, ये यहाँ पर हम v को नहीं लेंगे, बल्कि v is can be written as v equal to r omega. तो we shall replace it, Fc is equal to m upon r and v square is r square omega square. Therefore, it comes out to be Fc is equal to m r omega square. Now see these two forces, that is your gravitational force and centrifugal force, must be equal. Now see m r omega square is equal to G m e m upon r square. Here we see this mass of the satellite and this mass of the satellite gets cancelled, r cube
is equal to GME upon omega square. Here we see, therefore r cube is equal to GME upon omega square to the power 1/3. Now see here ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी स्क्वायर में आ रही है, और ओमेगा अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी है, तो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स एक्चुअली हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये 24 आवर्स नहीं है, बल्कि ये जो है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको जो है कैलकुलेट करें, तो इसको आप अलग से कैलकुलेट कर लें, तो ये जो टाइम आपका टाइम आएगा थीटा अपॉन टी में, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर अगर हम मास ऑफ द अर्थ जो है लें, दैट इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg, और कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड ओमेगा इज, ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो आर की वैल्यू जो है लगभग आएगी 42,164 किलोमीटर्स। यहां पर देखने की बात यह है कि जितने भी ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर कार्य करते हैं, मींस दे आर सिचुएटेड अबव द इक्वेटर। तो हम इस 42,164 किलोमीटर में पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास है, तो हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमको दूरी तो पता चल गई जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की पृथ्वी के केंद्र से। अब इसको देखते हैं कि 42,164 में 6370 जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ की, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस 4 तो लगभग 35,794, दिस वी कैन कंट्रैक्ट 35,794 किलोमीटर्स। तो दिस इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ। ये आपकी वो हाइट है, वो ऊंचाई है जो पृथ्वी की सतह से और आपकी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिन ऑर्बिट में काम कर रहे हैं उनकी ये हाइट है पृथ्वी की सतह से। तो हमने देखा कि 35,000, जिसको कि लगभग हम 36,000 किलोमीटर, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी को देखने पर वास्तव में पृथ्वी जो है वो स्थिर नजर आती है, और ये कॉन्सेप्ट जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर आप परिक्रमण काल की गणना भी की जा सकती है। इस फार्मूले में मैंने अभी आपको बताया था कि जो लीनियर वेलोसिटी है आपकी, ये देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो आपकी, इसमें मास नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट मासेस को अगर आप जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में डालते हैं तो वो सेम स्पीड से रिवॉल्व करेंगे। यहां पर मैं देखता हूं कुछ वेरियस सैटेलाइट बैंड्स, जो सैटेलाइट बैंड्स हैं इनकी चर्चा करते हैं। देखिए ज्यादातर नॉर्मली जो है एल बैंड, सी बैंड, कू बैंड, का बैंड, इनको प्रयोग में लाया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, लेट अस सी कि सी बैंड इज हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4/6, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज 3.7 to 4.2 गीगाहर्ट्ज, एंड अपलिंक फ्रीक्वेंसी 5.925 से 6.425, एंड जो प्रॉब्लम है इससे एसोसिएटेड दैट इज टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस। कू बैंड 11/14, 11.7 to 12.2 गीगाहर्ट्ज, 14.0-14.5, and the problem is of rain etc. Ka band 20/30, 17.7, 21.7, 27.5 to 30.5. It also suffers from rain and high equipment cost. These are some of the problems associated with C, Ku and Ka bands. C. So far as further geostationary satellite concepts are concerned, we shall share these concepts. A geostationary satellite is any satellite which is placed in a geostationary orbit. Satellites in geostationary orbit maintain a constant position relative to the surface of the earth. Next is your geostationary satellite do this by orbiting the earth approximately 22,300 miles
above the equator. This orbital path is known as Clarke belt in honor of Sir Arthur C. Clarke. In other words, if a satellite in a geostationary orbit is in a certain place above the earth, it will stay in that same spot above the earth. Its latitude stays at 0 and its longitude remains always constant. And further, geostationary satellites are commonly used for communication and weather observation apart from some of the military operations specifically designed. Your next is, there are some parameters. Distance from the earth is 35,786 kilometers, speed is 11,300 km per hour. The typical service life expectancy of geostationary satellite is 10 to 15 years. Because geostationary satellite circle the earth at the equator, they are not able to provide coverage at the northernmost and southernmost part of the latitudes. इस पॉइंट को आपको बताता हूं मैं, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो आपके इक्वेटर या भूमध्य रेखा से ऊपर स्थापित हैं, इसलिए ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और सदर्न मोस्ट पार्ट को देखने में या कवरेज देने के लिए सक्षम नहीं है. Next is, your geostationary orbits are often referred to as geosynchronous or geo. A geostationary orbit is also sometimes called stationary or synchronous orbit. Let us see types of orbits. Types of orbits are generally defined with reference to the height from the ground or the earth surface. Geosynchronous, same rotational velocity as the earth, maintains position relative to the earth, altitude is 35,786 kilometers, velocity is 11,300 km per hour. Asynchronous, much lower altitude, much higher velocity, position over earth constantly changing. Geostationary earth orbit is 36,000 km from the earth, medium earth orbit 6,000 to 20,000 kilometers, LEO 500 to 1,500 kilometers, and higher earth orbit, highly elliptical orbits, difficulties from radiation belts. Now see, geostationary earth orbit. Objects in geostationary orbit revolves around the earth at the same speed as the earth rotates. मैंने पहले ही आपको ये बताया कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तभी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से पृथ्वी स्थिर नजर आएगी या पृथ्वी के सापेक्ष जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट स्थिर नजर आएंगी. Next is, this means geosatellites remain in same position relative to the surface of the earth. Because of the long distance from the earth, it gives a large coverage area, almost a fourth of the earth surface. पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी की कुल सतह का 1/4 भाग जो है एक सैटेलाइट कंपनी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो लगभग कवर करने में सक्षम है. बट दिस डिस्टेंस आल्सो कॉज इट टू हैव बोथ ए कंपैरेटिवली वीक सिग्नल. लेकिन देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट हैं वे आपकी पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं. इसलिए जो अर्थ स्टेशन है वहां से सैटेलाइट तक 35,786 किलोमीटर और पुनः सैटेलाइट द्वारा इसको जो नॉइज कंटेंट एलिमिनेशन और इसकी जो एनर्जी है उसको जो एनर्जी के रूप में इसको वापस जो करते हैं वो भी जो है 35,786 किलोमीटर हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग इतनी ज़्यादा दूरी तय करने के पश्चात सिग्नल में अटेन्युएशन हो जाता है और इसमें डिले उत्पन्न हो जाता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक दैट इज एसोसिएटेड विद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. ये ग्लोबल कवरेज के लिए सही नहीं है, इनका प्रयोग केवल टीवी ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त किया जाता है. Next is your advantages and disadvantages of geostationary satellites. So far as advantages are concerned, geostationary satellites provide us high coverage area. 5 geostationary satellites are enough to cover all of the regions of the earth. One ground segment is enough for the satellites monitoring, no problem with frequency changes. Now see disadvantages. As we told you earlier, polar regions are not observed. Polar regions, northernmost part or southernmost part is not under the ambit of geostationary satellite, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित होता है और ये जो आपकी विषुवत रेखा है इससे ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, इससे ऊपर स्थापित होता है। तो विषुवत रेखा जो कि रेफरेंस लाइन हमने मान ली है, इससे ऊपर रहने के कारण ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और सदर्न मोस्ट पार्ट को कवरेज नहीं प्रदान कर सकता है। One big problem with geostationary satellite is that since they are always positioned above the equator, they cannot see the north or south poles and are of limited use for latitudes greater than 60 to 70 degrees north or south. वीक सिग्नल आफ्टर ट्रेवलिंग 35,000 किलोमीटर्स। अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये प्रक्षेपित होते हैं तो अर्थ स्टेशन से जब सैटेलाइट का सिग्नल हम भेजते हैं तो सैटेलाइट उनको वापस में जब करता है तो उसमें जो नॉइस कंटेंट है, जो अटेन्यूएशन हुआ है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ कम हुई है, उसको पूरा उसको संयोजित करके जो लॉसेस हुए हैं उनको कंपनसेट करके वापस डाउन लिंकिंग करके अर्थ स्टेशन पर भेजता है और इस वजह से इसमें एक डिले उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये सूटेबल नहीं है, सिग्नल एंडिंग डिले, और ये डिले उत्पन्न हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।